वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने डकैती मज़ाहमत पर कत्ल होने वालों के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए फ़ीकस देने का ऐलान कर दिया। सिंध में रवा साल 84 अफराद डकैती के दौरान कत्ल हुए हैं। तफसील जानते हैं नुमाइंदे आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, बताइएगा वज़ीर आला का क्या कहना था? जी हाँ, देखिए ये सिंध असेंबली में बजट इजलास जारी है। आज उसका आखिरी दिन है और इस वक्त भी वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की तकरीर जारी है। तो 3.5 घंटे से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बजट पर जो सवाल उठाए गए थे उनके जवाब दे रहे हैं। अमन अमान की सूरत हाल पर जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा है कि सिंध में जनवरी से लेकर अब तक, सूबा सिंध की बात की है, 84 अफराद जो हैं डकैती के दौरान कत्ल हुए हैं और जो लोग जाँ बहक हुए उनके पास हमें जाना चाहिए था। इन्होंने ऐलान किया है कि जनवरी से लेकर अब तक जितने भी लोग डकैती के दौरान मारे गए, फ़ीकस 10 लाख रुपए। उन्होंने कहा ये बहुत कम रकम है, लेकिन हुकूमत सिंध फ़ीकस 10 लाख रुपए उनके लवाहिकीन को अदा करेगी और जो शहीद हुए हैं लोग, उनके बच्चों को जो तालीम के अखराजात हैं वो भी सिंध हुकूमत अदा करेगी। सैयद मुराद अली शाह ने अपनी बजट तकरीर में, बजट का जो इख्तितामी तकरीर है उनका, उस पर उन्होंने ये भी कहा है कि K4 का मंसूबा जो गुज़िश्ता कई सालों से तातुल का शिकार है, 75 अरब रुपए के वफाकी हुकूमत को जारी करने हैं, लेकिन इस बार इस नए माली साल के बजट में हुकूमत सिंध K4 के मंसूबे को भी शुरू करने जा रही है। जी आजिज़ जमाली, आपका बहुत शुक्रिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के उर्स का इफ्तिताह कर दिया। मज़ार पर ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। ज़ायरीन के लिए लंगर और शरबत की सबील का भी एहतमाम किया गया है। और मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। मोहम्मद हमाद से हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद हमाद, बताइएगा मज़ार पर क्या मनाजिर हैं इस वक्त? जी देखिए, बिल्कुल जो है हज़रत सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी का 1294 उर्स की जो तैयारियां हैं वो गुज़िश्ता रात से जारी थी और आज इसका इफ्तिताह जो है कामरान टेसूरी ने कर दिया, जिसके बाद जो है वो ज़ायरीन की जो आमद है उसका सिलसिला भी जो है मज़ार पर जारी है। बड़ी तादाद में मर्द, ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े जो हज़रात हैं वो मज़ार पर आ रहे हैं, फातिहा ख़वानी कर रहे हैं और जो है अब्दुल्ला शाह गाजी की जो कब्र है उन पर जो है वो फूलों की चादर भी चढ़ा रहे हैं। यहाँ पर जो है अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के यहाँ पर सख्त इंतजाम किए गए हैं। रेंजर्स और पुलिस के जो अफसरान हैं वो मज़ार के अंदर और इतराफ़ में जो है सिक्योरिटी के फ़राइज़ इंजाम दे रहे हैं। साथ ही साथ जो मज़ार का जो एंट्री गेट है वहाँ पर जो है वॉक थ्रू गेट्स लगाए गए हैं। मर्द और ख़वातीन को जो है 2 जगहों से जो है अंदर आने की इजाज़त है, जिस पर ख़वातीन पुलिस एहलकार भी मौजूद हैं और मर्द पुलिस एहलकार भी मौजूद हैं और बाकायदा तौर पर इनको जो है प्रॉपर चेक करने के बाद जो है मज़ार के अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। अगर बात की जाए मज़ार के अंदर जो है गवर्नर सिंध की जानिब से एक सबील भी लगाई गई है, जिसमें दूध का शरबत और दीगर जो है वो शरबत पानी, नींबू पानी और साथ ही साथ कोल्ड ड्रिंक और जूस के जो बॉक्सेस हैं वो भी जो है वो ज़ायरीन में तकसीम किए जा रहे हैं। जबकि गवर्नर सिंह जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने खुद अपने हाथों से जो है ज़ायरीन को पानी दिया और गरीबों में जो है वो सूट भी तकसीम की है। गवर्नर सिंह का ये भी कहना था कि मुल्क की सलामती के लिए और मईशत के लिए उन्होंने जो है दुआ की है कि मुल्क में जो अमन व अमान है वो बेहतर, उनके जो अमन व अमान है वो बेहतर रहे और उसकी और साथ ही साथ जो है मुल्क की जो माशी हालात है वो जो है बेहतर हो जाए। अगर बात की जाए ज़ायरीन की तो ज़ायरीन की एक बड़ी तादाद जो है वो न सिर्फ कराची बल्कि मुल्क भर समेत और मुख्तलिफ ममालिक से भी जो है यहाँ पर आती है। 3 रोज़ का ये जो है वो उर्स है, जिसमें मुख्तलिफ जो है महफिल समा का भी इनकाद किया जाता है। महफिल नात होती है जिसमें मुख्तलिफ कव्वाल, नात ख्वां और जो है वो ख़वातीन के लिए भी जो है महफिल समा और महफिल नात का प्रोग्राम भी रखा जाता है। आज नमाज इशा के बाद जो है वो महफिल समा का प्रोग्राम होगा, जिसमें मुख्तलिफ कव्वाल जो है वो कव्वाली जो है पढ़ेंगे और ज़ायरीन की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद होगी। इस वक्त जो है सिर्फ आमद का सिलसिला जारी है ज़ायरीन यहाँ पर आ रहे हैं और जो है अब्दुल्ला शाह गाजी की जो कब्र है उस पर जो है वो चादर फूल निशावर कर रहे हैं और चादर चढ़ा रहे हैं और फातिहा ख़वानी कर रहे हैं। जी हमाद, गवर्नर सिंध ने भी मज़ार पर हाज़िरी दी है, यकीनन लोगों का एक बड़ा हुजूम वहाँ मौजूद होगा। बताइएगा सिक्योरिटी के क्या इंतजामात देख रहे हैं? ये भी बताइएगा कि दाखिली दरवाज़ों पर कितने एहलकार तैनात हैं?
देखिए बिल्कुल सिक्योरिटी के जो सख्त इंतजामात किए गए हैं उनकी जानिब से एसपी जो हैं क्लिफ्टन उज़ैर वो खुद यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने यहाँ पर आके जो है सिक्योरिटी का जायज़ा लिया। साथ ही साथ जो रेंजर्स के जो अफसरान हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने सिक्योरिटी का जायज़ा लिया। अगर बात की जाए जो मज़ार के जो 2 गेट्स हैं दाखिली, उन पर जो है वो पुलिस एहलकार मौजूद हैं। ख़वातीन पुलिस एहलकारों को भी वहाँ तैनात किया गया है। ख़वातीन पुलिस एहलकार जो हैं वो ख़वातीन आ रही हैं उनका साथ जो सामान है उनको प्रॉपर तरीके से मुकम्मल तौर पर चेक करने के बाद जो है वो अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। और साथ ही साथ जो मर्द पुलिस एहलकार हैं उनकी जानिब से भी जो है चेकिंग जो है वो सख्ती से यहाँ पर की जा रही है। वॉक थ्रू गेट्स लगाए गए हैं। वॉक थ्रू गेट्स से जो अंदर ज़ायरीन आ रहे हैं उनको जो है चेक भी किया जा रहा है। और साथ ही साथ किसी भी खुशगवार वाक़े से निपटने के लिए जो पुलिस रेंजर्स की भारी नफरी जो है वो मज़ार के जो है चारों जो एतराफ़ है उसमें वहाँ पर मौजूद है। ये जबकि मज़ार के जो सामने वाली सड़क है जो कि दो दरिया और सीबीयू की जानिब जाती है, उस सड़क को जो है कुछ देर के लिए बंद किया गया था ट्रैफिक के लिए, लेकिन अब उस सड़क को जो है ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है ताकि जो शहरी हैं उनको किसी किस्म की भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और 3 दिन का ये उर्स है तो आहिस्ता आहिस्ता जो है उर्स में हमने देखा है कि आमद का सिलसिला जो है लोगों की ज़ायरीन की वो शुरू होता है जो रात देर तक जारी रहता है, तो जिसके बायस जो है वो ट्रैफिक जाम ना हो उसके लिए ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को भी जो है वो यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि ट्रैफिक की जो रवानी है वो भी मुतासिर ना हो। जी हमाद, ये भी बताइएगा कि उर्स की तकरीबात के हवाले से कौन कौन सी महफिलें मुनक्किद की जाएंगी? देखें आज उर्स का पहला दिन है तो पहले दिन जो है नमाज इशा के बाद जो है महफिल समा का जो है वो प्रोग्राम रखा गया है। महफिल नमाज इशा की नमाज के बाद यानी तकरीबन 9 बजे के करीब जो है वो कव्वाल आएंगे और फिर यहाँ पर जो है महफिल समा होगी जिस पे हज़ारों की तादाद में जो है इस महफिल समा में जो है ज़ायरीन शिरकत करेंगे। और फिर लंगर का भी जो है वो एहतमाम किया गया है। मुख्तलिफ जो है वो लोगों की जानिब से यहाँ पर आके जो है वो लंगर यहीं बनाकर यहीं लोगों में जो है वो तकसीम किया जाता है। साथ ही साथ और रात भर जो है इसी तरीके से जो है लंगर का एहतमाम होता है, जो लंगर यहाँ पर तकसीम होता रहता है। बिल्कुल मज़ार के जो बिल्कुल बैक मज़ार की जो अकब वाली जो साइड है वहाँ पर किचन है, वहीं पर जो है वो लंगर तैयार होता है और जो है यहाँ पर फिर जो लोग ज़ायरीन आ रहे होते हैं उनमें तकसीम किया जाता है। और साथ ही साथ जो गवर्नर सिंध की सबील जो लगी हुई है उसमें भी ज़ायरीन के लिए जो है वो दूध का शरबत, रूह अफ़ज़ा, नींबू पानी और मुख्तलिफ जो है वो यहाँ पर मशरूबात का जो है वो एहतमाम किया गया है क्योंकि गर्मी की शिद्दत को देखते हुए जो है किसी को भी जो है वो बग़ैर पानी के या बग़ैर शरबत के जो है वो अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। और साथ ही साथ अगर बात की जाए मेडिकल कैंप की तो मज़ार के जो इतराफ़ है उसमें एक मेडिकल कैंप भी कायम किया गया है। किसी भी की तबीयत बिगड़ती है या किसी की तबीयत ख़राब होती है तो उसको फौरी तौर पर जो है मेडिकल कैंप ले जाया जाएगा और वहाँ पर जो है मेडिकल का जो अमला है वो उनको चेक करेगा। जी ठीक है मोहम्मद अहमद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। सूफी बुजुर्ग अब्दुल्ला शाह गाजी के उर्स के लिए मुल्क भर से अकीदतमंदों का आमद का सिलसिला जारी है। 15 साल से खादिम के फ़राइज़ अंजाम देने वाले कहते हैं कि पूरा साल उर्स का इंतज़ार होता है। 3 रोज़ा उर्स में महफिल नात और कवाली का एहतमाम किया जाता है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदे फ़रहान खान से। जी फ़रहान। जी बिल्कुल, सूफी बुजुर्ग हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी का जो वो आज 1294वां उर्स मनाया जा रहा है। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। 3 रोज़ा ये उर्स होता है जहाँ पे मुल्क भर से ज़ायरीन जो वो अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर जो वो तशरीफ़ लाते हैं, जहाँ पर उनके लिए लंगर और दीगर जो एहतमाम किए जाते हैं। इस वक्त जो वो अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार के साथ ही उनके खादिम भी मौजूद है जो 15 से 16 साल से यहाँ पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इनसे ही बात करते हैं। मुझे बताइएगा सर, किस तरीके से देख रहे हैं कि हर साल जो वो ये उर्स होता है और कितनी बड़ी तादाद जो वो ज़ायरीन की यहाँ पर आती है? जितने भी अकीदतमंद हैं, ज़रूरी नहीं कराची से बाहर पंजाब से भी आते हैं और दीगर ममालिक से भी यहाँ आते हैं और तादाद जो है लातादाद है, इस गिनती में नहीं आ सकती ये चीज़। अभी तो ये हर साल जो है तादाद का इजाफा होता ही जा रहा है। यहाँ पर यहाँ लंगर का इंतज़ाम है, पानी का इंतज़ाम है, शरबत का इंतज़ाम है। आपने जैसे नीचे देखा होगा अभी शरबत भी पिलाया जा रहा है, पानी भी पिलाया जा रहा है। लंगर जो है सुबह होता है, अभी फिर कल से भी लंगर शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये खादिम थे जो कि 15 से 16 साल से जो वो अपनी खिदमत यहाँ पे पेश कर रहे हैं। 3 रोज़ा ये उर्स है जो कि 29 जून तक जारी रहेगा, जिसमें मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी रहेगा, जिसमें उनके लिए मुख्तलिफ इंतज़ामात और महफिल मिलाद और कवाली का भी जो इंतज़ाम किया जाता है। जी मोहम्मद अहमद, फ़रहान खान, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सूफी बुजुर्ग अब्दुल्ला शाह गाजी के उर्स के लिए मुल्क भर से अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी है।
اور آپ کو بتائیں दिन भर गर्मी के बाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। गडाब, बहरिया टाउन, सरजानी टाउन, गुलशन मेमार, मली, डमलोटी में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। जी हाँ, यहाँ पर आपको मौसम की तफसीलात दे रहे हैं। आपको बता रहे हैं दिन भर गर्मी के बाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। गडाब, बहरिया टाउन, सरजानी टाउन, गुलशन मेमार और मली, डमलोटी में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। गडाब, बहरिया टाउन और मुल्हिका इलाकों में बारिश मुतवक्के। सरजानी टाउन, गुलशन मेमार, मली, डमलोटी में भी बारिश। नॉर्थ कराची में तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि सरजानी टाउन में तेज़ हवाओं के साथ आंधी भी आ सकती है। औरंगी टाउन में गहरे सुरमई बादलों के डेरे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। नुमाइंदा आयमा खान हमारे साथ मौजूद हैं। आयमा, बताइएगा इस खूबसूरत मौसम के बारे में। जी बिल्कुल, देखें कराची में मौसम ने जो है वो एक बार फिर से अंगड़ाई ली है। शहर में जो है वो इस वक्त मतलब मुकम्मल तौर पर अबर आलूद हो चुका है। सुरमई बादलों के जो है वो शहर में डेरे हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो इस वक्त हल्की से तेज़ बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से आज तो पेशन गोई की गई थी कि शहर के जो है वो मज़ाफ़ात में बारिश हो सकती है, लेकिन इस वक्त जो है वो कराची के दीगर इलाकों में भी जो है वो इस वक्त हल्की से तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। गडाब, बहरिया टाउन और मौलिका इलाकों में जो है वो इस वक्त तेज़ बारिश हो रही है, जबकि सुरजानी टाउन, गुलशन मेमार, मली, डमलोटी में भी जो है वो बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। नॉर्थ कराची में भी जो है वो तेज़ बारिश हो रही है, जबकि इसके अलावा जो है वो सुरजानी टाउन में तेज़ हवाओं के साथ आंधी भी जो है वो चल रही है। न्यू कराची में भी तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। कराची के दीगर इलाकों में जो है वो मौसम इस वक्त गर्म भी था, लेकिन जो है वो शहर का इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और तेज़ हवाएं भी जो है वो शहर में चल रही है। 41 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो है वो हवाएं चल रही हैं। सुबह के औकात से मौसम जो है वो खासा गर्म था, जिसके बाद कराची में जो है वो मौसम ने जो है वो करवट ली है और इस वक्त शहर का मौसम जो है वो खासा खुशगवार भी हो गया है। हसन स्क्वायर, ईसा नगरी, PIB में तेज़ बारिश, तेज़ हवाओं के साथ जो है वो बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि जेल चौरंगी पर भी जो है वो तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो रही है और मौसम जो है वो शहर का खासा खुशगवार हो गया है। औरंगी टाउन में भी जो है वो इस वक्त दरमियानी दर्जे की बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है, जबकि सदर ज़ैनब मार्केट, ओल्ड सिटी एरिया और अतराफ में भी जो है वो हल्की बारिश का सिलसिला इस वक्त जो है वो शुरू हो चुका है। जी हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। बहुत शुक्रिया आयमा खान आपका। तो बात करेंगे लोड शेडिंग के बारे में। शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। जमात इस्लामी ने अदालत से रुजू कर लिया। जमात इस्लामी के वकील एडवोकेट उस्मान फारूक कहते हैं हीट वेव में लोड शेडिंग शहरियों के साथ जुल्म है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मुमताज़ जमाली जमात इस्लामी के वकील के साथ मौजूद हैं। जी मुमताज़, बताइए क्या कहना है उनका। देखें जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध हाई कोर्ट कराची में। शहर भर में इस वक्त जो है हीट वेव चल रहा है, सख्त गर्मी है और सख्त गर्मी के बावजूद के इलेक्ट्रिक की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। जमात इस्लामी की जानिब से आज गैर एलानी लोड शेडिंग के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर की गई है। जमात इस्लामी के वकील एडवोकेट उस्मान फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अपनी दरख्वास्त में आपने क्या मौक़िफ़ अख्तियार किया, अदालत से क्या दरख्वास्त की है? देखिए, सबसे ज़्यादा बुनियादी बात यह है कि एक तो जो डिसीजन है नेपरा का कि जो रेगुलराइज अथॉरिटी है उसके ऊपर, उसने एक फ़ैसला दे दिया है कि आप लोड शेडिंग नहीं करेंगे, लेकिन जो CO साहब हैं उसका रिप्लाई इस पर आता है कि लोड शेडिंग तो हम करेंगे, यानी आप हमें नहीं रोक सकते। और अगर के इलेक्ट्रिक की बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा इदारा है कि जो हंसते मुस्कुराते चेहरों पर जब के इलेक्ट्रिक का नाम लिया जाए तो गम और गुस्सा जो है दौड़ने लगता है। इस दर्जे उन लोगों ने जो है, अगर आप बात करें किस किस दर्जे में वो सारे काम कर रहे हैं। एक स्टूडेंट है, वो पढ़ना चाहता है और सारे जो एग्ज़ाम का पूरा माहौल चल रहा है, पता लगता है लोड शेडिंग तो एक तो हब्स गर्मी, तो वो पढ़ाई कैसे करे। दूसरा, अभी हलाकतें हुई हैं बड़े पैमाने पर, लोग उस हब्स की वजह से मर रहे हैं, तो इसका ज़िम्मेदार कौन है। और एक नुमाइशी सा काम जो है वो सिंध हुकूमत बड़े अच्छे अंदाज से करना चाह रही है कि हम FIR कटवाएंगे, हम जो है ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे तो करें भाई, कोई काम तो कर दें। सबसे बड़ा मसला इस वक्त दरपेश है वो जो है लोड शेडिंग का है। इस गर्मी और हब्स के माहौल के अंदर लोड शेडिंग फौरी तौर पर जो ख़त्म की जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया। एडवोकेट उस्मान फारूक कराची जमात इस्लामी कराची के वकील हैं। सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त जो है कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ दायर की गई है और सबसे जो अहम चीज़ें ये हैं कि इस गर्मी के माहौल में सबसे पहले जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है उसको फौरी तौर पर ख़त्म की जाए। कौमी इदारा बराए सेहत इत्फाल में पानी की किल्लत है। डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद याकूब मेमन कहते हैं अस्पताल की जानिब से पानी की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है।
واٹر بورڈ کی طرف سے فراہمی میں تاخیر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مسائل کا سامنا ہے۔ مزید جانتے ہیں میر کیریو سے، آگاہ کیجیے گا ہمیں۔ اس وقت میں رپورٹ کر رہا ہوں سندھ میں بچوں بڑے اسپتال قومی ادارہ صحت برائے اطفال سے۔ قومی ادارہ صحت برائے اطفال میں پانی کی قلت کا سب سے بڑا مسئلہ سامنے آیا تھا، جس پر سٹی 21 نے ایک جو ہے تفصیلی رپورٹنگ بھی کی تھی، جس کے بعد یہاں کی انتظامیہ سے رابطہ کیا گیا۔ رابطہ کرنے کے بعد ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہاں کون سی وجوہات ہیں جس کی وجوہات کی بنیاد پر پانی نہیں آ رہا، لائنوں میں پانی نہیں ہے، اس کا متبادل کیا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر محمد یعقوب میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو، آپ نے ٹائم دیا۔ یہ بتائیے گا کہ پانی کا سب سے بڑا مسئلہ اس سب سے بڑے اسپتال میں رپورٹ ہوا ہے، کیا وجہ ہے کہ پانی کی قلت یہاں پر؟ دیکھیں بھائی، پانی کا مسئلہ صرف ہاسپٹل میں نہیں ہے، اوورآل پورے کراچی شہر میں ہے۔ ہم اسی کراچی شہر میں ہی اس ہاسپٹل کو ہم رن کر رہے ہیں، تو پانی کا مسئلہ پہلی سب سے بڑی بات ہو جو بیک اینڈ سے واٹر بورڈ کی طرف سے پانی کا مسئلہ ہے، وہ تو ہے ہی پوری کراچی کے لیے، لیکن ہمارے پاس الحمدللہ اتنا کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے۔ کبھی کبھی واٹر بورڈ کی طرف سے پانی کی سپلائی شارٹ ہو جاتی ہے، یا پھر زیادہ استعمال ہونے کی وجہ سے پانی کی ڈیمانڈ، گرمی ہے، گرمی میں پانی کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، تو جو ہماری پانی کی مشینیں ہیں، موٹر ہیں، کبھی کبھی وائرنگ میں مسئلہ آ جاتا ہے، پینل اس کا جل جاتا ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے وہ شارٹیج ہو جاتی ہے، لیکن اس کو بھی ہم فوراً کوشش کرتے ہیں ٹھیک کرنے کی کر دیتے ہیں۔ ہم اس کے علاوہ ہم نے اس کا پانی کے جو واٹر بورڈ کی سپلائی، اس کے علاوہ ہم نے اپنا ایک الٹرنیٹ بھی رکھا ہوا ہے، بورنگ کا سسٹم ہم نے کیا ہوا ہے کچھ مہینوں سے، تو وہ بھی سپلائی ہماری جاری رہتی ہے۔ تو یہ پانی کا مسئلہ، جو پینے کا پانی کا مسئلہ ہے، کبھی کبھی تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس کو بھی ہم فوراً اس کو ارینج کر لیتے ہیں، کور کر لیتے ہیں، لیکن واش روم سائڈ جہاں پیشنٹ کے استعمال کا پانی کا ہے، وہ الحمدللہ اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی بالکل، آپ نے ڈپٹی ڈائریکٹر NICH یعقوب میمن کی باتیں سے ان کا کہنا تھا کہ پانی کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ واٹر بورڈ کی نااہلی ہے، واٹر بورڈ کی طرف سے جو کبھی کبھار پانی کی جو فراہمی ہے وہ روک دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے پانی کی قلت پیدا ہوتی ہے۔ تاہم انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس کا ہم نے متبادل یہاں پر بنا لیا ہے، بورنگ بنا لی ہے، جس کے بعد جو ہے پانی کا مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور چونکہ گرمیاں ہیں، گرمیوں کے موسم میں زیادہ پانی استعمال ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی پانی کی قلت پائی جاتی ہے۔ جی اب بات کریں گے، سندھ اسمبلی کا بجٹ اجلاس جاری ہے۔ صوبائی اسمبلی کے احاطے میں ہی اراکین کے لیے کھانے کی تیاری کا اہتمام کیا گیا ہے، لیکن یہ کھانے حفظان صحت کے اصولوں کو یکسر نظر انداز کر کے بنائے جا رہے ہیں۔ یہاں کیا ماحول ہے، جانتے ہیں اپنی نمائندہ اکثر شاہد سے۔ جی بالکل، سندھ اسمبلی کا اجلاس جہاں جاری ہے وہ ساری ہے، تو وہیں جو ہمارے MPs ہے رکن صوبائی اسمبلی، ان کے لیے مزیدار سے پکوان کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے، جس میں جو ہے وہ پورا سیٹ اپ جو ہے وہ سندھ اسمبلی میں لگایا جاتا ہے، اور اس سیٹ اپ کی کیا کارکردگی ہے یہ آپ کو ساتھ ہی فوٹیج میں دکھائی دیا جا رہا ہوگا۔ جو یہاں پہ کھانا کیٹرنگ والوں کی طرف سے بنایا جا رہا ہے، انتہائی گندگی میں بنایا جا رہا ہے۔ میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھائیں کہ یہ اس قدر گندگی میں یہاں MPs کے لیے کھانا بنایا جا رہا ہے، کیا یہ بہتر تھا؟ کیا کسی ریسٹورنٹ سے کھانا منگا لیا جاتا یا پھر باہر سے ہی آرڈر کر لیا جاتا؟ جب گندگی میں ہی کھانا بنانا ہے، یہ تو کہا جاتا ہے کہ باہر کے کھانے نہیں کھانے چاہیے، پیٹ خراب کرتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو براہ راست کھانا یہاں پر بن رہا ہے اس میں بھی کچھ صفائی کے انتظامات یہاں پہ ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ گوشت کی بات کر لیں یا پھر برتنوں کی بات کر لیں، کچھ صاف ستھرا سسٹم جو ہے وہ ہمیں یہاں پر نظر نہیں آ رہا۔ جو اسمبلی کے اجلاس میں رکن صوبہ وہ اس گندگی کا جو کھانا لذیذ ذائقے لے کے جو وہ کھانے کھا رہے ہیں، کیا ان کو پتہ ہے کہ پیٹ پیچھے جو کھانا یہاں پر تیار کیا جا رہا ہے وہ کچھ اس طریقے سے کیا جا رہا ہے کہ صفائی کا کوئی نظام نہیں ہے، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے، لیکن جو کیٹرنگ والے یہاں کھانا پکا رہے ہیں وہ شدید گندگی میں پکا رہے ہیں، گرمی الگ ہے، جراثیم جو ہے وہ ایسے موسم میں جنم لیتے ہیں، لیکن ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ گندگی جو ہے وہ یہاں پر خوب ہے۔ یہاں پر جو MPs کے لیے کھانا بن رہا ہے ہمارے MPs کے لیے، وہ دیکھیں یہ کچھ اس طریقے سے یہاں پر ڈشز رکھی ہوئی ہیں، اس قدر گندگی ہے، مٹی ہے ان برتنوں میں۔ میں اپنے کیمرہ مین کو اندر لے جانے کی کوشش کروں گی، لیکن اگر یہ یہاں پہ ہمیں روکنے کی کوشش نہ کریں تو جو یہاں پر کھانا بن رہا ہے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہاں پر بھی کچھ جیسے خاص انتظامات نہیں ہیں، لیکن جو گوشت ہے اور جو ساری دیگر چیزیں ہیں اس میں دیکھا جا رہا ہے کہ جو یہاں پر چیزیں ہیں وہ کچھ ایسے ہی رکھی ہوئی ہیں کہ کوئی سیٹ اپ نہیں ہے، کوئی سیٹنگ نہیں ہے، بس صاف ستھرا کر کے جو وہ ڈشوں میں پیش کیا جا رہا ہے۔ کیا ہمارے MPs کو پتہ ہے کہ جو کھانا وہ کھا رہے ہیں اس کے پیچھے جو ہے وہ اس طریقے سے اس کو گندگی میں بنایا جا رہا ہے؟ جی الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے کراچی سینٹرل جیل میں منفرد کانوکیشن کا انعقاد۔ کورسز مکمل کرنے والے 240 سے زائد طلباء نے اسناد حاصل کی۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر راشد قریشی کہتے ہیں اقدام کا مقصد قیدیوں کو دوبارہ کارآمد شہری بنانا ہے۔ مزید بتا رہی ہیں نمرہ ریاست، بتائیے گا نمرہ۔
बिल्कुल जी, पाकिस्तान की तारीख का अनोखा और मुनफरिद कॉन्वोकेशन का इनेकाद किया गया था कराची सेंट्रल जेल में, जहाँ कैदियों का कॉन्वोकेशन था, जिसमें कैदियों को जो है वो डिग्री तफवीज़ की गई मुख्तलिफ कोर्सेज़ में, और 248 कैदियों ने यहाँ डिग्री हासिल की है। हमारे साथ अल खिदमत के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राशिद कुरैशी साहब मौजूद हैं, जिनकी तरफ से इसका एहतमाम किया गया था। सर बताइएगा किस तरह से ये कोर्सेज़ करवाए गए, और किस तरह से ये बताइएगा 248 कैदियों को ये कोर्स करवाए गए, कौन कौन से कोर्स करवाए गए थे, और उसके साथ साथ किस तरह से मुंतखब किया गया कि उनकी दिलचस्पी के मुनासबत से या उनके IQ के मुनासबत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो जेल इस वक्त हम यहाँ आज 27 जून है 2024 और यहाँ पे हम सेंट्रल जेल में आज हमने कन्वोकेशन का इनेकाद किया है। बुनियादी तौर पे इस कन्वोकेशन का इनेकाद करने का मकसद ये है कि जो यहाँ पे तकरीबन इस वक्त 7,000 कैदी मौजूद हैं, ताकि उनके अंदर ये तरगीब आए, ये जज्बा उनके अंदर पैदा हो कि वो भी ये कोर्सेज करें। इन कोर्सेज करके उनको क्या फ़ायदा होगा? जाहिर है इन कोर्सेज करके एक तो उनकी सज़ा में कमी होगी, जो ये 3 महीने और 6 महीने कोर्सेज कर लेते हैं उनकी सज़ा कम भी आती है। लेकिन जब वो बाहर निकलेंगे, जब वो बाहर जाएंगे तो वो जो है वो एक कारामा शहरी होंगे और उनके पास एक हुनर मौजूद होगा। अब यहाँ पे हमने 4 किस्म के कोर्सेज कराएं। लैंग्वेज के लिए हमने इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स है, अरबी लैंग्वेज कोर्स है और चाइनीज़ लैंग्वेज कोर्स है। इसके अलावा CIT का कंप्यूटर का जो है वो 6 महीने का कोर्स मौजूद है, उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। और जब ये जो भी कैदी होते हैं यहाँ पे जब ये कोर्स कर लेते हैं तो इनकी सज़ा में भी कमी हो जाती है सरकार की तरफ से, और बाहर निकल के वो एक कारामद शहरी के तौर पर काम होते हैं। एक कारामद शहरी के तौर पर इन कैदियों को कारामद बनाने के लिए जो है वो सिलसिला शुरू किया गया, और इससे यकीनी तौर पर इनकी सज़ा में भी कमी मुतवक्की होगी। और उसके साथ साथ जिस तरह से उन्होंने बताया कि यहाँ पर जब तक वो रह रहे हैं उनको कैदी से हटकर उनको बेहतर इंसान बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, ताकि ये जो वक्त यहाँ पर गुजार रहे हैं वो ज़ाया ना जाए और कोई ना कोई कोर्स में वो कर और कारामद शहरी के तौर पर सामने आए। जी, और अब बात करेंगे सिंध हुकूमत का गैर कानूनी तरीके से LPG फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। कराची LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स अलायंस के सदर इमरान फारूकी कहते हैं कि गैर कानूनी तरीके से LPG फ़रोख्त करने वालों के बजाय अलायंस से ताल्लुक़ रखने वालों को तंग किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अयाज राना से। जी अयाज, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि तमाम जो गैर कानूनी चलने वाले जितने भी LPG के केबिन्स हों या रिहायशी इलाकों में मौजूद हों, उनको शहर में अब काम करने की इजाज़त नहीं होगी। उसको जो है वो रिहायशी इलाकों से दूर कारोबार करने के लिए अब भेजा जाएगा। ज़रा हम जान लेते हैं इसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है मार्केट के अंदर। मेरे साथ इस वक्त डिस्ट्रीब्यूशन जो एसोसिएशन है उससे मुंसलिक उसके सदर हैं इमरान भाई, उनसे जानते हैं। इमरान भाई, क्या LPG का अगर आपका कारोबार बंद कर दिया जाएगा तो इसका क्या इम्पैक्ट आएगा सार्फिन के ऊपर? देखिए, सार्फिन अब भी परेशान है क्योंकि कई दिन से जो है ना क्रैकडाउन चल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन गवर्नमेंट क्या करिए कि बजाय उन जो गैर कानूनी शॉप्स वगैरह हैं जो कि केबिन की शक्ल में पूरे शहर भर में बैठे हुए हैं सैकड़ों की तादाद में, उनके खिलाफ एक्शन लेने के बजाय उन दुकानों को टारगेट कर रहे हैं जो कि जिनके पास लाइसेंस भी है और वो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। तो कम से कम ऐसी शॉप्स वगैरह को ना छिड़ा जाए जो कि लाइसेंस लेके बैठे हुए हैं, किसी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं और सिविल डिफेंस के इंस्पेक्शन के साथ वो काम कर रहे हैं, उनकी इंस्ट्रक्शन के साथ काम कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो है ना क्या कहते हैं पुलिस को इन्वॉल्व किया जा रहा है बजाय सिविल डिफेंस के इदारे के ना। तो हमारे इस मामले में सिविल डिफेंस वगैरह जो है ना वो इंस्पेक्शन भी करते हैं और वो सर्टिफिकेट भी देते हैं। तो जिनके पास सिविल डिफेंस के सर्टिफिकेट मौजूद हैं या किसी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं तो कम से कम उनको ना छेड़ा जाए। जो सैकड़ों की तादाद में गैर कानूनी शॉप्स हैं पहले उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। अब देखना ये है कि ये किस तरीके से इसको सिंध हुकूमत जो है अपने तमाम जो ये इख्तियारात दे देती है उसको किस तरीके से वो उसको टेक केयर करेगी। जी, FIA काउंटर टेररिज्म विंग कराची की बड़ी कार्रवाई। गैर मुल्कियों को पासपोर्ट के इजरा में मुलविस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। FIA हुकाम के मुताबिक मुल्जिम फरीद शाह पासपोर्ट ऑफिस में बतौर सुपरिटेंडेंट, जबकि मुल्जिम नुसरत अली पासपोर्ट ऑफिस का साबिका असिस्टेंट डायरेक्टर है। जी हाँ, यहाँ पर अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। FIA काउंटर टेररिज्म विंग कराची की कार्रवाई हुई। तफसीलात के लिए अनुषा जाफरी से बात करेंगे। अनुषा, बताइएगा कार्रवाई कैसी रही? FIA काउंटर टेररिज्म विंग कराची की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। गैर मुल्कियों को पासपोर्ट के इजरा में मुलविस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान में फरीद शाह और नुसरत अली शामिल हैं। FIA के मुताबिक मुल्जिम फरीद शाह पासपोर्ट ऑफिस में बतौर सुपरिटेंडेंट, जबकि मुल्जिम नुसरत अली पासपोर्ट ऑफिस का साबिका असिस्टेंट डायरेक्टर है। मुल्जिमान के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज में तफ्तीश की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया अनुषा आपका। सेशन अदालत वस्ती में शहरी को कत्ल करने की नीयत से फायरिंग करने की केस की समाअत हुई। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर मुल्जिमान की जमानत मंजूर कर ली। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे जवाद आसिफ। जी जवाद।
जी बिल्कुल, देखें, शहरी को कत्ल करने की नीयत से फायरिंग करने का केस है। 2 मुल्ज़िमान की दरख्वास्त ज़मानत पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बस्ती की अदालत में समाअत हुई है। इन मुल्ज़िमान में नसरुल्लाह और नज़ीर हुसैन शामिल हैं। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर और शवाहिद की बुनियाद पर जो है वो फ़ैसला सुना दिया है। अदालत ने दोनों मुल्ज़िमान की ज़मानत मंजूर कर ली है और दोनों मुल्ज़िमान को 30-30 हज़ार रुपये के ज़मानती मचल के जमा करवाने का हुक्म भी दे दिया है। मुकदमे के मुताबिक जो है वो इन दोनों मुल्ज़िमान ने शहरी इख्तियार पर फायरिंग की थी, ताहम वो बाल बाल बच गया था। ताहम मुल्ज़िमान की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त ज़मानत में इन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जो शहरी इख्तियार है इससे जो है उनकी ख़ानदानी ज़ाती रंजिश है, इसमें शहरी का कोई नुकसान भी नहीं हुआ है। ये झूठा और बेबुनियाद मुकदमा बनाया गया है, लिहाजा उनकी ज़मानत जो है वो मंजूर की जाए और इससे मुतासर शख्स को कोई नुकसान भी नहीं हुआ है। और अदालत ने भी इसके बाद ये रिमार्क्स दिए कि ये जो मुद्दई है इसके जो है वो ख़ानदानी मसाइल थे इन मुल्ज़िमान से, लिहाजा तमाम शवाहिद को नज़र रखते हुए मुल्ज़िमान की ज़मानत मंजूर की जाती है। मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ थाना सर सैयद में जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया था। जी। स्टेट बैंक में एसएमईज़ के आलमी दिन के मौका पर तकरीब का इनेकाद किया गया। डिप्टी डायरेक्टर बैंकिंग सर्विसेज कॉरपोरेशन अतीकुर रहमान कहते हैं, छोटी इंटरप्राइजिंग बैंकिंग सहूलियात हासिल करके बिजनेस को फ़रोग़ मिल सकता है। कमर्शियल बैंकों से मुतल्लिक छोटे इदारों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर रहे हैं। काविश मेमन से मज़ीद तफसीलात जानते हैं, बताइएगा काविश हमें। बिल्कुल, देखिए, आज एसएमईज़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इसी हवाले से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में तकरीब का इनेकाद किया गया। यहाँ पर जो मुख्तलिफ बैंक्स हैं उन्होंने अपने यहाँ पर स्टॉल भी सजाए हैं, जिसमें मारूफ बैंक्स भी शामिल है। साथ ही साथ एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से भी मुख्तलिफ कैंप जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर ने BSc अतीकुर रहमान, उनसे बात करते हैं। अतीक साहब, बताइएगा, एक तासुर कायम किया जाता है कि जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं उनको बैंक से लोन लेने में बड़ी दुश्वारी होती है, इस हवाले से क्या कहेंगे और आज के दिन पर क्या पैगाम देंगे? जी बिल्कुल, यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली ने 27 जून को हमारा ये MSME डे जो है वो डिक्लेयर किया है। उसी की बेसिस पे हम लोगों ने स्टेट बैंक में भी ये तकरीब का इनेकाद किया है। बेसिक पर्पस और ऑब्जेक्टिव इस तकरीब को करने का ये था कि हम तमाम डिमांड साइड और सप्लाई साइड के लोगों को अंडर सेम रूफ जो है वो लेके आएँ। और यहाँ पे हमारे साथ चूँकि सप्लाई साइड और डिमांड साइड जिसमें कमर्शियल बैंक्स और स्टेट बैंक भी शामिल हैं वो भी मौजूद हैं, और वो अपनी पॉलिसी साइड की जो सारी रिफॉर्म्स हैं वो बेसिकली अपनी इनिशिएटिव्स के बारे में तमाम SMEs को बता सकते हैं कि किस तरह से इन तमाम फैसिलिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं। और स्टेट बैंक आगे भी ये प्रोग्राम्स करता रहेगा ताकि इन तमाम लोगों को बताया जा सके। दिन भर गर्मी के बाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। गडाफ, बहरिया टाउन, सरजानी टाउन और मलीर डमलोटी में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। तफसील जानते हैं नुमाइंदा आइमा खान से। जी आइमा, बताइएगा। आइमा के साथ राब्ता अभी हमारा बहाल नहीं हुआ। फिल वक्त अपने नाज़रीन को बता रहे हैं, दिन भर गर्मी के बाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। आइमा, बताइएगा किन किन इलाकों में बारिश हो रही है? जी बिल्कुल, देखें, कराची में मौसम ने जो है वो अंगड़ाई ली है और शहर में इस वक्त मौसम जो है वो खासा खुशगवार हो चुका है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की से मुतदिल और मूसलाधार बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो इस वक्त हल्की बारिश हो रही है। बहरिया टाउन, गडाब और मोहल्लिका इलाकों में जो है वो तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था, काफ़ी देर से जो है वो ये सिलसिला जारी भी है। सुरजानी टाउन, गुलशन मेमार, मलीर डमलोटी में भी जो है वो बारिश हो रही है, जबकि इसके अलावा नॉर्थ कराची, सुरजानी टाउन, औरंगी टाउन में भी जो है वो गहरे बादल छाए हुए हैं और इस वक्त जो है वो वहाँ पे वक्फे वक्फे से जो है वो बारिश का सिलसिला जारी भी है। न्यू कराची में भी जो है वो तेज़ बारिश हो रही है। इसके अलावा जो है वो शहर में इस वक्त तेज़ हवाओं के साथ आंधी भी जो है वो चल रही है। शहर के दीगर इलाकों में भी जो है वो इस वक्त हल्की से मुतदिल और दरमियानी दर्जे की बारिश का सिलसिला जो है वो देखने में आ रहा है। मौजूदा दर्जे हरारत के हवाले से अगर बात करें तो 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और बारिश के बाद जो है वो दर्जे हरारत में भी जो है वो अचानक से कमी भी आई है। दोपहर को जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा था वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाता। जैसे ही शहर का मौसम जो है वो एक दफ़ा तब्दील हुआ तो शहर में जो है वो दर्जा हरारत में भी खासी कमी देखने में आ गई है। 41 किलोमीटर की रफ्तार से जो है वो इस वक्त हवाएं चल रही हैं शहर में, जबकि चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का ये बताना है कि 2 से 3 दिन तक शाम के वक्त जो है वो हल्की से मुतदिल बारिश हो सकती है। कल से गर्मी की शिद्दत में भी जो है वो कमी आ जाएगी, जबकि जो है वो कराची में शदीद गर्मी की तवील लहर के बाद बिलाखिर रात जो है वो कराची वालों पे जो है वो बादल मेहरबान हुए हैं और इस वक्त जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो हल्की से मुतदिल और मूसलाधार बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। जी आइमा, मौसम मजीद कितने दिन खुशगवार रहेगा?
जी बिल्कुल, देखें चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का ये बताना है कि कराची में जो बारिश की पेशन गोई की गई थी वो शहर के मज़ाफ़ात में की गई थी। कि आज सुबह जो पेशन गोई के हवाले से ये बताया गया था कि शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में जो है वो आज बारिश हो सकती है आंधी के साथ, लेकिन इस वक्त जो है वो हम देख रहे हैं कि पूरे शहर को जो है वो गहरे सुरमई बादलों ने अपनी लपेट में लिया हुआ है। और महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि 2 से 3 दिन तक शाम के औकात में और दोपहर के औकात में शहर में जो है वो मुतदिल और हल्की बारिश जो है वो मुतवक्के है। जबकि जो है वो कल से जो है वो गर्मी की शिद्दत जो हम गुज़िश्ता 5 रोज़ से देख रहे थे कि हीट वेव का सिलसिला जो है वो जारी था, उसमें भी जो है वो कमी आ जाएगी और शहर का मौसम जो है वो इसी तरीके से खुशगवार हो जाएगा। जी आयमा बताइएगा कि बारिश के बाद मौसम नॉर्मल रहेगा या फिर से हीट वेव का सिलसिला शुरू हो जाएगा? जी बिल्कुल, देखें ये पेशन गोई की गई थी कि कराची में जो है वो 29 जून से जो है वो बादल बरस सकते हैं। ताहम जो है वो आज ही जो है वो शहर के मज़ाफ़ात में बारिशों की पेशन गोई की गई थी, लेकिन जो है वो इस वक्त पूरे शहर में ही तकरीबन बारिश का सिलसिला देखने में आ रहा है। ताहम जो है वो यही बताया जा रहा है कि बारिशों के बाद महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि बारिशों के बाद दर्जे हरारत में जो है वो कमी आ जाती है। ताहम जो है वो 2 से 3 डिग्री जो है वो बारिश के बाद दर्जे हरारत में कमी आ जाएगी। लिहाजा जो हीट वेव का सिलसिला था, जो दौरानिया था, वो शहर से जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब जो है वो शहर का मौसम आइंदा 2 रोज़ तक जो है वो इसी तरीके से खुशगवार रह सकता है। दोपहर के औकात में गर्मी महसूस की जा सकती है, लेकिन शाम में जो है वो हल्की से मुतदिल और दरमियानी दर्जे की बारिश जो है वो हो सकती है। जी आयमा, क्योंकि मौसम खुशगवार हो गया है, शहरियों ने भी सुख का सांस लिया है, तो बताइएगा शहरी घरों में ही महदूद है या फिर तफरीगाहों का रुख किया है? जी बिल्कुल, देखें कराची का मौसम जो है वो चूँकि पल पल करवट बदलता है, अचानक से ही मौसम ने जो है वो करवट बदली है। शहर में सुबह से ही जो है वो शदीद गर्मी का राज था। पारा आज भी जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और ताहम जो है वो माहिरीन की जानिब से शहरियों से ये कहा गया था कि शहरी जो है वो बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकले। और अब अचानक से जो है वो मौसम ने जब करवट बदली है तो यही देखने में आ रहा है कि कराची वाले ऐसे मौसम को जो है वो कराची वालों को ऐसा मौसम बहुत कम नसीब होता है। ताहम जैसे ही मौसम थोड़ा सा खुशगवार होता है तो कराची के शहरी जो है वो बिलखसूस साहिल समंदर का रुख कर लेते हैं, सी व्यू पहुंच जाते हैं, साहिल समंदर का रुख कर लेते हैं। आयमा, आप हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त अक्सा शाहिद ने भी हमें ज्वाइन किया है। अक्सा, आप बताइएगा मौसम का अहवाल। जी बिल्कुल, शहर कराची में हीट वेव के साथ साथ गर्मी का जोर भी टूट चुका है। शहर कराची में ठंडी हवाओं का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। शहर के दीगर इलाकों में जो मौसम आज गर्म था, लेकिन 40 सेंटीग्रेड तक भी महसूस की जा रही थी गर्मी, लेकिन अब जो है वो हवा में नमी का तनासब 47% है। जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी और सारी है। हम देख सकते हैं कि हीट वेव के दौरान शहरी जो है वो घरों से नहीं निकल रहे थे, बड़ी मुश्किलात का सामना था, जिसमें जो है वो इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग ने भी शहरों का बड़ा जो है वो जीना मुश्किल कर दिया था। लेकिन अब ऐसे मौसम में जो कराची के बाकी हैं वो किसी सूरत घरों में नहीं टिकने वाले हैं। सैर व तफरीह का जो है वो रुख करेंगे। हम देख लेते हैं सीयू है, पार्क है, दीगर जगहों का जो है वो ऐसे में मौसम खुशगवार हुआ है तो लोग अंदोज होने के लिए घरों से बाहर निकलेंगे, क्योंकि हीट वेव के दौरान बड़ी मुश्किल हुई है कराची वालों को। लेकिन अब जब बारिश का सिलसिला जारी हो सारी तो अब कराची के बासी जो है वो लुत्फ़अंदोज़ होने वाले हैं। कराची के मुख्तलिफ हिस्सों में जो है वो हल्की और दरमियान दर्जे की बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। जी अक्सर उमूमन बारिश होते ही शहर में बिजली गायब हो जाती है और वैसे भी लोड शेडिंग का बहुत मसला चल रहा है, तो बताइएगा अभी बिजली का क्या अहवाल है? जी बिल्कुल, अब तक कहीं से कोई इत्तला नहीं आई कि इलेक्ट्रिक ने जो है वो बिजली बंद कर दी हो। लेकिन एक रिवायत है कि जब भी बारिश की बूंद गिरती है तो कराची में बिजली की लोड शेडिंग जो है वो शुरू हो जाती है। बूंद गिरते ही घंटों की तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जो वो शुरू हो जाता है, और जिससे शहरियों को बड़ी मुश्किल का सामना होता है, क्योंकि जब बिजली जाती है तो उसके बाद घरों में पानी की लोड शेडिंग का सामना भी सामने आता है, क्योंकि मशीन नहीं चल पाती। तो कराची वाले जो है वो ऐसे मौसम को इंजॉय तो साथ साथ कर रहे होते हैं, लेकिन एक तरफ उनको परेशानी भी होती है। इसमें ख़वातीन को अगर हम देख लें तो उनको बड़ी मुश्किल का सामना होता है कि घर में एंजॉय करना है, पकोड़े समोसे बनाने हैं ऐसे मौसम पर। लेकिन क्योंकि एक रिवायत शुरू से चली आ रही कि बूंद का गिरना और बिजली बंद होना, अब तक तो ऐसा नहीं देखा जा रहा। लेकिन के इलेक्ट्रिक को हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक ने जो है वो आवाम पे काफ़ी जुल्म ढाया हुआ है बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से। तो अभी देखते हैं कि अभी शुक्रिया आपका अक्सर शाहिद और आयमा खान, आप हमें तफसीलन आगाह करी थी मौसम के हवाले के हवाले से। बहुत शुक्रिया आपका। और आवाम के लिए बुरी खबर, आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में 3% इजाफे पर पेट्रोलियम मसनूआत 8 रुपये तक महंगी करने की तजवीज़। 1 लीटर पेट्रोल 7 रुपये और हाई स्पीड डीजल 8 रुपये तक महंगा करने की तजवीज़।
اس کے ساتھ وفاقی بجٹ میں پیٹرولیم لیوی 60 روپے سے بڑھا کر 80 روپے فی لیٹر کر دی گئی ہے۔ بات کرنے کے لیے موجود ہیں اشرف خان۔ جی اشرف، آگاہ کیجیے۔ جی دیکھا جائے عوام کے لیے بری خبر ہے کہ عالمی مارکیٹ میں خام تیل مہنگا ہو گیا اور 2 ہفتوں میں دیکھا گیا کہ 3% سے زائد کا اضافہ ہوا ہے، جس سے لندن بینچ مارک آئل جو ہے وہ $84.50 فی بیرل پر پہنچ گیا، جس کی وجہ سے پیٹرولیم مصنوعات میں 8 روپے فی لیٹر تک اضافے کی تجویز بھیجی گئی ہے، جس سے 1 لیٹر پیٹرول کی قیمت 60 روپے کا اضافہ ہو سکتا ہے اور 1 لیٹر ہائی اسپیڈ ڈیزل 8 روپے تک مہنگا ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی وفاقی بجٹ میں پیٹرولیم لیوی بھی 60 روپے فی لیٹر سے بڑھا کر 80 روپے فی لیٹر کر دی گئی ہے، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت اگر یہ 20 روپے ایک ساتھ اضافہ نہیں کرتی تو 7 میں اضافہ کرنے کی تجویز بھیجی گئی ہے، اور فی لیٹر پیٹرول پر 1 جولائی سے 5 سے 7 روپے تک لیوی بڑھائی جا سکتی ہے۔ اگر لیوی کا اضافہ ہوا تو 1 لیٹر پیٹرول 12 روپے مہنگا ہوگا، اور اگر لیوی کا اضافہ ہو تو 1 لیٹر ڈیزل 13 روپے تک مہنگا ہو جائے گا۔ جی بہت شکریہ آپ کا اشرف خان۔